गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने कल चैप्टर नंबर 8 को ख़त्म किया था और आज हम चैप्टर नंबर 9 पर चलेंगे और चैप्टर नंबर 9 में हम देखेंगे कि रेगिस्तान में जीवन। कल हमने देखा था कि घास स्थलों में जीवन, लेकिन आज हम देखेंगे रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, तो रेगिस्तान में जीवन, देखो जब हमारे मन में रेगिस्तान का ख्याल आता है, जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे। ठीक है, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे। दूसरा क्या कि वहाँ पर वर्षा नहीं होती होगी। ठीक है, वर्षा नहीं होती होगी। तो ऐसे ही ख्याल हमारे मन में उपज जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि रेगिस्तान ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे विरल होते हैं, पेड़ पौधे बहुत ही सीमित मात्रा में पाए जाते भी हैं तो झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। वहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है, या तो होती ही नहीं या तो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों को ना हम रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों को हम रेगिस्तान कहते हैं। तो आप लोगों को रेगिस्तान के बारे में समझ में आया कि रेगिस्तान क्या है? वह क्षेत्र जहाँ पर वर्षा बहुत ही सीमित मात्रा में होती है। ठीक है, वह क्षेत्र जहाँ पर वर्षा बहुत ही सीमित मात्रा में होती है या बहुत ही कम होती है, और वहाँ पर जो है वृक्ष कम पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ बहुत ही कम पाई जाती हैं, उन क्षेत्रों को हम रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, रेगिस्तान भी ना दो प्रकार का हो सकता है, एक गर्म और दूसरा ठंडा। ठीक है, तो रेगिस्तान भी ना दो प्रकार के हो सकते हैं। आप समझ रहे हो कि रेगिस्तान ऐसा नहीं है कि हमारे मन में रेगिस्तान आता है तो रेगिस्तान हमेशा गर्म ही होगा, वहाँ पर सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रकाश होगा, वहाँ पर धूप बहुत तेज लगेगी, वहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा भी रेगिस्तान हो सकता है जो बहुत ही ठंडा हो। ठीक है, बहुत ही ठंडा हो, जहाँ पर तापमान -40 डिग्री सेल्सियस हो, -30 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि रेगिस्तान गर्म ही हो। ठीक है, रेगिस्तान ठंडा भी हो सकता है। इसीलिए हम रेगिस्तान को दो भागों में बांटते हैं, पहला गर्म और दूसरा ठंडा। ठीक है, तो फिर आओ हम एक एक करके देखते हैं कि गर्म रेगिस्तान क्या है पहले, उसके बाद ठंडा रेगिस्तान क्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो गर्म रेगिस्तान हमारा है सहारा का रेगिस्तान। ठीक है, और ठंडा रेगिस्तान हमारा कौन सा है? लद्दाख का। ठीक है, लद्दाख का। इतनी बात आई आपको समझ में? रेगिस्तान किसे कहते हैं? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम या सीमित मात्रा में होती है और पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं, वृक्षविहीन क्षेत्र होते हैं, उनको हम रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, रेगिस्तान दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला गर्म भी, दूसरा ठंडा भी। जरूरी नहीं है कि गर्म हो या ठंडा ही हो, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो गर्म में कौन सा है? उदाहरण के लिए हम कौन सा देखते हैं? सहारा। और ठंडा में जो है हम लद्दाख को देखते हैं। ठीक है, अब आओ एक एक करके देखते हैं कि सहारा रेगिस्तान में जीवन कैसा है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान में जीवन कैसा है? ठीक है ना, आओ सबसे पहले सहारा रेगिस्तान में जीवन को देखते हैं कि वहाँ का जीवन आखिर है कैसे, वहाँ पर कौन से प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन से लोग क्या करते हैं व्यवसाय। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं अच्छे से। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था कि कोई भी चीज़ हो उसको हम देखते हैं कि वो कहाँ पर है, वहाँ की जलवायु कैसी है। ठीक है, वहाँ पर वनस्पतियाँ कैसी हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर वहाँ का जीवन कैसा है। ठीक है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं। तो आओ सबसे पहले हम सहारा रेगिस्तान के बारे में जानते हैं कि ये आखिर है कहाँ। ठीक है, तो देखो सहारा रेगिस्तान ना अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये मान लो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में आप देखोगे ना, तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में इसका विस्तार मिलेगा सहारा रेगिस्तान का। ठीक है, इसमें कई सारे देश आते हैं, जैसे मारुतानिया है, माली है, लीबिया है, अल्जीरिया है,
मिस्र है, सूडान है, ठीक है, कई सारे देशों में ये फैला है। उत्तर में स्थित है मौरितानिया, माली, मिस्र, सूडान, अल्जीरिया, लीबिया, ठीक है, इन्हीं सब देशों में इसका विस्तार है। और यह जो है ना कहीं कहीं पर 2500 मीटर ऊंचाई तक है, 2500 मीटर ऊंचे हैं, ठीक है, ये रेगिस्तान जो है 2500 मीटर कहीं कहीं पर ऊंचे हैं, ठीक है ना। अब आओ आगे देखते हैं यहाँ की जलवायु कैसी है, कहाँ पर है, ये तो आप जान गए, सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। यह अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। इसके अंतर्गत अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, मौरितानिया, माली आदि देश आते हैं, ठीक है। अब यहाँ की जलवायु देखिए कैसी है। देखो यहाँ की जलवायु ना काफ़ी गर्म है, ठीक है, यहाँ की जलवायु काफ़ी गर्म है और शुष्क है। शुष्क कैसे? जब इतनी अधिक तापमान होगा तो वहाँ के वायुमंडल में नमी तो होगी नहीं, तो वो शुष्क हो जाएगी, और इतने अधिक तापमान के कारण वहाँ पर बहुत गर्म होता है वह क्षेत्र, ठीक है, गर्म और शुष्क जलवायु है। तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है? गर्म और शुष्क। गर्म क्यों है? क्योंकि वहाँ पर तापमान बहुत अधिक है, और शुष्क क्यों है? क्योंकि तापमान अधिक होने के कारण वहाँ के वायुमंडल में आर्द्रता ही नहीं है, तो शुष्क है, ठीक है। यहाँ पर ना दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस मतलब अपने देखो कमरे का तापमान ना, कमरे का तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में होता है, ठीक है, इतना होता है। और जिस कमरे में है हमको कितनी वहाँ पर गर्मी लगती है बिना फैन चलाए, और उसके बाद अगर 50 डिग्री सेल्सियस पे आप जाओगे तो सोचो वहाँ पर कितनी गर्मी होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ना बहुत सारी गर्मी होती है, लेकिन ठीक है, लेकिन रात का जो तापमान होता है ना यहाँ पर वह माइनस में चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिन काफ़ी गर्म होते हैं और रात काफ़ी ठंडे होते हैं। दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है, क्योंकि जो रेत होता है ना, यह रेत जो है उष्मा को बहुत तीव्रता के साथ एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। रेत जो होता है उष्मा को बहुत तीव्रता के साथ अवशोषित करता है, इतना तीव्रता के साथ अवशोषित करता है कि दिन में वह जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा देता है, जबकि रात को वो उत्सर्जन भी बहुत तीव्रता से करता है। मतलब जितनी तेज वो अवशोषित कर रहा है प्रकाश को, उष्मा को, उतनी ही तेज उत्सर्जित करता है, और रात को इतना उत्सर्जित कर देता है कि वहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक है। तो जलवायु आपको समझ में आई कि कैसी जलवायु है। वर्षा नाम मात्र की होती है या नहीं होती, ठीक है, वर्षा कम होती है, बहुत ही कम या नहीं होती, ठीक, 5 डिग्री 10 डिग्री सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है या नहीं होती। अब देखो आगे हम देखते हैं वनस्पतियाँ, ठीक है, वहाँ पर वनस्पतियाँ कैसी पाई जाती हैं। देखो वहाँ पर खजूर पाया जाता है, कैक्टस पाया जाता है, ठीक है, खजूर, कैक्टस, नागफनी, ठीक है, इसी प्रकार की छोटी छोटी झाड़ियाँ नुमा वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के छोटे छोटे, ये जो खजूर है ना ये बहुत छोटा होता है, कैक्टस भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कोई बहुत बड़े बड़े वृक्ष नहीं पाए जाते, बल्कि झाड़ियों के रूप में छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जानवर कैसे पाए जाते हैं, इसी में हम लोग देख लेते हैं। जानवर देखो शियार पाया जाता है, लोमड़ी पाई जाती है, ठीक है, लकड़बग्घा पाया जाता है, ठीक है, बिच्छू पाया जाता है, इसी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। इतनी बात आई आप लोग को समझ में। अब आओ हम लोग अंतिम देखते हैं जीवन वहाँ पर कैसा है, ठीक है। रेगिस्तान में जीवन कैसा है, सहारा रेगिस्तान में, तो यहाँ पर देखो कुछ समुदाय के लोग पाए जाते हैं जिसको बद्दू, ठीक है, बद्दू समुदाय के लोग पाए जाते हैं। वहाँ पर एक समुदाय है जो बद्दू कहते हैं, और भी कई सारे समुदाय हैं, ठीक है, समुदाय वहाँ पर पाए जाते हैं। इनका ना मुख्य पेशा जो होता है वह जो होता है पशुपालन का, ठीक है।
इनका जो मुख्य पेशा होता है ना यहाँ के लोगों का, वह पशुपालन होता है। यहाँ के लोगों का जो मुख्य पेशा होता है वह पशुपालन होता है। पशुपालन में ये क्या करते हैं, भेड़ बकरी ऊंट, ठीक है, आदि पालते हैं। और यह चलवासी पशुपालन करते हैं, चलवासी होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भेड़ बकरी ऊंट आदि को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, बद्दू जो समुदाय होता है, ठीक है ना। तो ये चलवासी, अब इसी के कारण ना, अब ये देखो पशुपालन से ये क्या करते हैं, दुग्ध उत्पादन करते हैं, मांस उत्पादन करते हैं, ठीक है, और दुग्ध और मांस से क्या करते हैं, ये अपना व्यापार करते हैं। और क्या करते हैं, चमड़ा प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब चमड़ा से ये कई सारी वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कपड़ा हो गया, जूता हो गया, ठीक है, जॉकेट हो गई, ठीक, कपड़ा, जूता, जॉकेट, बेल्ट, इसी प्रकार चमड़े की कई सारी ये वस्तुएं बनाते हैं और अपना व्यापार करते हैं, ठीक है। दुग्ध उत्पादन करते हैं, दुग्ध का काफ़ी व्यापार होता है, मांस का भी व्यापार होता है, ठीक है ना यहाँ पर। और इसके साथ ना ये कृषि कार्य भी करते हैं। ये तो पशुपालन का इनका कार्य हो गया, भेड़ बकरी ऊँट वगैरह जो चराते हैं, उनसे वह दुग्ध मांस चमड़ा प्राप्त करके विभिन्न व्यवसायों में उसको लगाते हैं। लेकिन ये ना कृषि कार्य भी करते हैं, ठीक है, ये कृषि कार्य में भी काफ़ी सफल हैं, ठीक है। कृषि में ये सबसे ज़्यादा ना वहाँ पर नील नदी है, अफ्रीका में एक नदी है जो नील नदी है, यहाँ इसके किनारे ना खजूर की खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अफ्रीका में ना खजूर की खेती बहुत होती है, जो विश्व स्तर पर खजूर की मांग होती है, ठीक है, इससे यह मुद्रा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी बात आई समझ में कि वहाँ का जीवन कैसा है, पशुपालन और कृषि। लेकिन अब क्या है ना, देखो अब क्या है कि यहाँ के लोगों का भी जीवन ना बहुत तीव्रता के साथ बदल रहा है, बहुत तीव्रता के साथ औद्योगिक क्रांति आ रही है, ठीक है, औद्योगिकरण हो रहा है, ठीक है। इनका भी ग्लोबलाइजेशन बहुत तीव्रता से हो रहा है, इनका भी वैश्वीकरण बहुत तेज से हो रहा है, ठीक है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व के साथ समरसता, मतलब विश्व के साथ मिल जाना। यह भी जो है विकास के पथ पर बहुत तीव्रता के साथ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो छोटे छोटे सड़क थे, अब वो महामार्गों में बदलते जा रहे हैं। यहाँ पर रेलवे का काफ़ी विकास हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर अंदर तक लोग पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इनका भी काफ़ी तेज तीव्रता के साथ विकास हो रहा है। तो हमने सहारा के बारे में देखा कि सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर वनस्पतियाँ कैसी पाई जाती हैं, वहाँ पर जानवर या पशुपालन कैसा होता है या कृषि कैसी होती है, और वहाँ के लोग क्या हैं, ठीक है। अब आओ हम दूसरा लद्दाख के बारे में देखते हैं। देखो लद्दाख मरुस्थल ना, देखिए लद्दाख जो मरुस्थल है ना, वह हमारे भारत में स्थित है। भारत में कहाँ पर स्थित है, बृहद हिमालय में, ठीक है। बृहद हिमालय हमारा हिमालय का ही भाग है, ठीक है ना। बृहद हिमालय हमारे हिमालय का ही भाग है। हिमालय को हम ना 4-5 श्रेणियों में बांटते हैं, ठीक है। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिका, काराकोरम, चलो वो तो फिलहाल आगे की बात है, जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखिए लद्दाख जो है ना हमारे भारत में ही स्थित है, वो बृहद हिमालय में है, ठीक है, वह बृहद हिमालय में स्थित है। और देखो बृहद हिमालय में लद्दाख कहाँ पर है, इसके उत्तर में काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, काराकोरम श्रेणी, और इसके दक्षिण में जो है जास्कर श्रेणी है, ठीक है, जास्कर श्रेणी है। यह साउथ में है, यह नॉर्थ में है, और इसके बीच में जो है लद्दाख है, ठीक है ना। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये कहाँ पर है, इसकी स्थिति के बारे में पता कर रहे हैं। तो इसकी स्थिति में यह हिमालय पर्वत श्रेणियों में उपस्थित है, और यह काफ़ी ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। सहारा तो काफ़ी गर्म था, यह काफ़ी ठंडा मरुस्थल है। और यहाँ पर जो है यह काराकोरम और जास्कर के बीच में है। देखो काराकोरम और जास्कर से ना बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। और इतनी सारी नदियों के जो निकलती हैं उसमें सबसे प्रमुख है सिंधु नदी। सिंधु नदी भी यहीं से निकलती है, ठीक है, काराकोरम और जास्कर श्रेणियों से,
ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी नदियाँ भी निकलती हैं, इतनी बात आई आप लोग को समझ में। तो ये कहाँ पर है, ठीक है, अब आप बता लेंगे, ठीक है। तो अब आओ आगे हम देखते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है। देखो यहाँ की जलवायु ना हम पढ़े हैं पिछले क्लासेस में कि ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, तापमान में गिरावट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ना तापमान बहुत ही कम है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, तापमान बहुत ही कम है। अब तापमान इतने कम होने की वजह से ना ये काफ़ी ठंडा है यहाँ पर, ठीक है, ठंडा है। और जब इतना अधिक ठंडा है तो यहाँ के वायुमंडल में ना तापमान ही बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी तापमान नहीं है। जब तापमान नहीं है तो वो जलवायु को भी अवशोषित नहीं कर पाता ज़्यादा, और शुष्क है, ठंडा और शुष्क। और रेगिस्तान अपना सहारा वाला क्या था, गर्म शुष्क, ठीक है, दोनों को आप याद रखिएगा, वो गर्म शुष्क था, ये ठंडा शुष्क है। तो लद्दाख का जो रेगिस्तान है ना, वहाँ की जलवायु एकदम ठंडी और शुष्क है। यहाँ पर वर्षा जो होती है ना वो नाम मात्र की भी नहीं होती, 5 से 10 सेंटीमीटर भी नहीं होती, ठीक है, 5 से 10 सेंटीमीटर भी नहीं होती, या कहीं कहीं 5 या कहीं कहीं 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो ये वहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। जब वर्षा इतना कम होता है तो तापमान ऑलरेडी नीचे रहता है। अब देखो यहाँ पर वर्षा इतनी कम होने की वजह से यहाँ का जो तापमान होता है -30 to -40 डिग्री पहुँच जाता है, ठीक है। ये रात का तापमान है, और दिन का तापमान भी यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ठीक है। तो यहाँ का तापमान ना बहुत ही कम होता है। इतने कम तापमान में ना मनुष्य तो ऐसे जीवित ही नहीं रह सकता। मनुष्य अगर कोई है तो उसको एक अच्छे कपड़े, अच्छे इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, तभी वह इन स्थानों पर सर्वाइव कर सकता है। अगर ऐसे हम आप चले जाएं ये कपड़े पहने हुए तो हम तो वहाँ पर जम के मर जाएंगे 2-4 घंटे में, ठीक है, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है ना लद्दाख का जीवन बहुत ही कठिन है, ठीक है। लद्दाख एक बहुत ही ठंडा क्षेत्र है, ठीक है ना। अब आओ यहाँ पर देखते हैं वृक्ष। अब यहाँ के वृक्षों के बारे में देखते हैं, वनस्पतियों के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर आखिर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कैसी वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो आओ सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर ना बहुत विरल ही जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इन वनस्पतियों में सरपत पाया जाता है, ठीक है, सरपत जैसी वनस्पतियाँ बहुत ही विरल वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। किंतु यहाँ पर ना सेब, अखरोट, ठीक है, सेब का पेड़, अखरोट का पेड़, ये सब चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। सेब, अखरोट जिसका पूरे विश्व में मांग होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है पक्षियों की कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन यह क्षेत्र कृषि के लिए ना उतना उपयोगी नहीं है, ठीक है, कृषि के लिए उतना उपयोगी नहीं है। और यहाँ पर जीवन कैसा है, अब आओ हम अगला देखते हैं यहाँ का जीवन। देखो यहाँ पर ना अधिकतर लोग मुसलमान या बौद्ध हैं, ठीक है, मुसलमान या बौद्ध हैं। लद्दाख में जो अधिकतर लोग हैं वो मुसलमान या बौद्ध हैं। यहाँ पर बौद्धों के कई सारे मठ हैं जिसको गोप कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर बौद्ध के कई सारे मठ हैं जिसे गोप कहा जाता है। और यहाँ का जीवन ना काफ़ी कठिन है। यहाँ के लोग ना बहुत परिश्रमी होते हैं, ठीक है, यहाँ के लोग ना बहुत परिश्रमी होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखो ये पहाड़ी क्षेत्र है, हमने देखा कि काराकोरम लद्दाख के बीच में स्थित है। इतनी पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से ना लद्दाख में बहुत अधिक विकास कार्यक्रम नहीं हुआ है। यहाँ पर बहुत अधिक सड़क नहीं है, ठीक है, बहुत अधिक रेलवे ब्रिज नहीं है, ठीक। काराकोरम लद्दाख मार्ग हमने सुना होगा, वो एक ही टनल है, ठीक है। और बहुत ही अधिक, बहुत ज़्यादा सड़कों का विकास ना होने की वजह से इनका जीवन ना जो बहुत ही दुर्गम है, ठीक है। और यह एक तरीके से कट कर रह रहे हैं, एक तरीके से विस्थापित होकर रह रहे हैं, ठीक। तो हमने देखा कि इनकी जीवन कैसी है। लेकिन ना अब भारत सरकार इस पर
बहुत सारा काम कर रही है। भारत सरकार इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यहाँ पर सड़क लाइन बिछा रही है, तीव्रता से विकास कर रही है, रेल लाइन बिछा रही है, जिससे कि यह भी भारत के मुख्य धारा से जुड़े। यहाँ के लोग की जो इतनी दुर्गम जलवायु के कारण जो इतनी कठिन परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों से थोड़ा इनको भी निजात मिले। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर नंबर 9 भी खत्म हुआ और कल अब हम क्लास 8 पे चलेंगे। ठीक है, और क्लास 8 को देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको घर जाकर रिवीजन जरूर करिएगा और चैनल भी जाते जाते आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी कमेंट हो तो बताइएगा, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।